जय हिंद दोस्तों। द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जो प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा और साथ ही आपके प्री और मेंस के लिए बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। आपके बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास करेगा, तो आप इसका लाभ उठाएं। अभी जैसे जैसे मैं इस पे काम करूँगा, अभी इस सब्जेक्ट को जब मैं एनालाइज करूँगा तो फिर आप समझेंगे कि हाँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लिए क्यों बेनिफिट हो सकता है। मेंस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखें। जो भी मैं पॉइंट बताऊँ आप कॉपी में निकाल करके नोट कर सकते हैं। और ये एक प्रतिस्पर्धात्मक टाइप का है। यहाँ मैं डेली कुछ 4-5 क्वेश्चन दिया करूँगा, आप इसके ऊपर सोचेंगे, विचारेंगे, फिर लिख करके आप कमेंट बॉक्स में, जो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल का नाम है द शील्ड आईएएस, ठीक है। तो आप हमारे यहाँ से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर मैं शाम में प्रतिदिन यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन, फुल एनालिसिस के साथ। फिर आप मैच कर सकते हो कि हाँ, और इंटीग्रेशन करने का आपका क्षमता बढ़ेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फूड फॉर थॉट में आपको मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फूड फॉर थॉट के लिए क्वेश्चन क्या है कि कार्बन भंडारण का लाभ कैसे उठाएं। देखिए, कार्बन, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कार्बन भंडारण का लाभ उठाना ये तो एक टॉपिक हो गया, लेकिन इसको हमको अलग अलग डायमेंशन से जोड़ना है, जो मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ। और जैसे देखिए, मैं एक एक पॉइंट से इसमें कनेक्ट करते जाता हूँ। आपका टॉपिक है कार्बन भंडारण का लाभ कैसे उठाएं। देखिए, भारत सरकार का लक्ष्य है, भारत सरकार का लक्ष्य क्या है कि भारत को जो है शुद्ध शून्य कार्बन, शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य है ना। और वो 2070 तक हमें क्या करना है, पूरा करना है। और इसीलिए भारत सरकार ने, आपको पता होगा है ना, ग्लासगो सम्मेलन में पंचामृत का सिद्धांत दिया। अब पंचामृत अलग अलग है। 2070 तक हमें नेट जीरो होना है, फिर अर्थव्यवस्था में कैसे कितना % कम करना है, 2030 तक हमें रेलवे रिन्यूएबल एनर्जी को पूरा करना है। तो इस तरह के 5 लक्ष्य रखे गए हैं ना। आपको ये अब ध्यान में रखना है कि पंचामृत में क्या क्या है, उनके क्या लक्ष्य है। नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी में कितना गीगावाट तक हमें एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, तो वो सारा यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। तो अब अगर हमें ये पूरा करना है तो हमारे अलग अलग इंडस्ट्री से या जहाँ से भी ये कार्बन निकल रहा है, अगर हम उसका क्या कर लें, स्टोरेज कर लें। अगर उस कार्बन को स्टोरेज कर लेते हैं तो क्या हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, इस लक्ष्य को साधने में आसानी होगी कि नहीं। तो हम इस लक्ष्य को, भारत सरकार का जो ये शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य है, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये चीज़ समझिए आप यहाँ पे कि CCS। अब ये CCS क्या होता है, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, ठीक है। कार्बन कैप्चर स्टोरेज, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, यानी कि अब कार्बन, सबसे पहले ये समझिए कि निकलता कहाँ से। सबसे अधिक जो भारत में कार्बन का प्रोड्यूस होता है, ना सिर्फ भारत में अपितु जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया है, एक तो सीमेंट उद्योग, जब सीमेंट बनता है तो वहाँ पर, और स्टील उद्योग में, ठीक है। इन सब जो भारी उद्योग है वहाँ पर जो है कार्बन का प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर कार्बन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो हमें टेक्निकल काम करके इस कार्बन को, यहाँ से जो, यहाँ पर जो कार्बन प्रोड्यूस होता है, इस कार्बन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। और इस कार्बन को कैप्चर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ज़मीन में इवैक्यूएट कर सकते हैं, मतलब ज़मीन में इसको डाल सकते हैं। इसी मेथड को बोला जाता है कार्बन कैप्चर। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि कार्बन कैप्चर स्टोरेज ये जो है क्या है। तो देखिए, सीमेंट, स्टील बनाने वाले से जो CO2 का हम लोग को क्या करना है, कैप्चर करना है, ठीक है। और कैप्चर किसको बोलते हैं, जब हम इन सब उद्योग सेंटर से, उद्योगों से, परिवहन से जो आपका कार्बन निकलता है, उस कार्बन को हमें भूगर्भिक संरचना में
गहरे भूमिगत में संग्रहित करना ही क्या कहलाता है, कार्बन कैप्चर कहलाता है। ठीक है, कार्बन को कैप्चर करके इसको हमें क्या करना है, ज़मीन में डाल देना है। अब कार्बन कैप्चर करने से हम क्या कर सकते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग को भी हम रोक सकते हैं, उससे निपटान कर सकते हैं, उसका शमन कर सकते हैं। फिर कार्बन उत्सर्जन कम करने का एक और ये तरीका हमारे लिए क्या हो सकता है, बेहतर हो सकता है। दूसरी बात, अब इस कार्बन को उत्सर्जन करेंगे तो इस कार्बन का हम लोग और क्या कर सकते हैं, CSS का और क्या लाभ हो सकता है। तो देखिए इसका बहुत सारा लाभ है। जैसे हम इससे जो है बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इससे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसको हम CO2 का फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि कंक्रीट वगैरह बनता है, कंक्रीट वगैरह वहाँ भी हम CO2 का यूज करते हैं। तो ये हो गया, जो कि कंक्रीट को मजबूत बनाने में भूमिका निभाता है। फिर आपका जो बहुत सारा केमिकल है, बहुत सारा केमिकल और साथ में प्लास्टिक, इन सारे चीज़ों को बनाने में भी कार्बन का यूज हो सकता है। अगर अब सोचिए कार्बन का अगर हम इतने सारे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि यहाँ से नए रोजगार भी तो सृजन होगा। तो ये क्या करेगा, नए रोजगार को भी सृजन करेगा। अगर CO2 को अगर हम क्या करते हैं, ज़मीन में डाल देते हैं, ठोस कंडीशन में डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, है ना। और इसको हम लोग भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र है, जहाँ की विशाल संरचनाएं, उन सब में हम इसको क्या कर सकते हैं। तो भारत में कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पर इसको किया जाता है, लेकिन हमें इसको बड़े स्केल पे करना पड़ेगा ताकि इन सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग क्षेत्रों से इनको जोड़ना है और समझना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन भंडारण क्या होता है, इसके क्या लाभ है और इसका हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँ स्क्रीन को ताकि चलिए देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कृषि को प्राकृतिक बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो चलिए समझते हैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि देखिए आपको मैं थोड़ा सा आपके GS से कनेक्ट करूँ ऐसे पेपर से। तो UPSC ने एक बार ऐसे पूछा था 2017 में। ठीक है, आप पेपर निकाल के देख भी सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि कल से वो जो भी क्वेश्चन मुझे बताना होगा इसके साथ उसको मैं यहाँ पर लगा दूँ। देखिए UPSC ने पूछा था कि कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं है। मतलब कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं है। मतलब जो कृषक है, जो खेती में लगे हुए हैं, उसके लिए जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं है। तो क्यों नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए अगर देखा जाए भारत में कि आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो जिसमें अगर अधिकतम किसानों को आप पूछेंगे तो वो क्या कर रहे हैं कि उसको इकोनॉमी से एग्रीकल्चर से लाभ नहीं हो रहा। अब जब लाभ नहीं हो रहा है तो एक रिसर्च आया था CSDS। ठीक है, CSDS ये इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। इनका एक रिपोर्ट आया था और इन्होंने कुछ लोगों को पूछा था। पूछने के बाद इन्होंने कहा था कि अगर हम फार्मर्स को मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स को क्या करते हैं कि ऑप्शंस देते हैं अगर रोजगार का, तो वो कृषि को क्या करेंगे, करना छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि उसको लाभ नहीं है यहाँ पर, है ना। अगर लाभ नहीं है तो हमें इसको लाभ बनाना पड़ेगा। और लाभ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कृषि को प्राकृतिक को बढ़ावा देना पड़ेगा। कृषि में टेक्नोलॉजी को जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें रूरल पावर को बढ़ाना है, रूरल में किसान को मजबूत करना है, किसान के आय को दोगुना करना है, तो हमें बहुत सारे चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कृषि छोड़ने लगे हैं और खेती में कुछ संरचनात्मक कारण भी है यहाँ पर। तो इन सभी कारणों से लोग कृषि छोड़ना। तो एक याद रखिएगा कि CSDS रिपोर्ट सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। ठीक, अभी आप ये समझिए कि जिससे किसान मतलब अधिकतम किसानों को लाभ हो या कृषि बढ़े, ओवरऑल इकोनॉमी को उससे क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन कृषि को उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कृषि, ताकि किसान को क्या हो, लाभ हो।
तो मतलब सीटीएस का जब रिपोर्ट दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर लोगों को ऑप्शन कर दिया जाए तो वो क्या कर सकता है कि वो कृषि को छोड़ देंगे, ऐसा कहा उन्होंने। तो अच्छा, क्या कारण रहा होगा? अब आप समझिए यहाँ पर कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि ताकि उन्होंने छोड़ने का बात कहा। एक तो आप ये समझिए कि इसका पुअर इनकम है। पुअर इनकम क्यों है? क्योंकि कृषि क्षेत्र में उसको क्या है, लाभ नहीं है। दूसरा, इसके सामने क्या चुनौती है या फिर क्या रीज़न हो सकता है? मतलब इसका फ्यूचर यहाँ पर फ्यूचर जो है सेव नहीं है, आप ये बोल सकते हो एक तरह से। क्योंकि इनकम ही नहीं है तो फ्यूचर कैसे सेव होगा? अगर फ्यूचर सेव नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस है फार्मिंग में। और स्ट्रेस होने के कारण आप आए दिनों देखते हैं कि किसान क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहा है। तो आप यहाँ पर ये इस तरह से जोड़ सकते हैं। दूसरी और क्या कारण हो सकता है इसके में, एक तो क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी समस्या है। किसी साल बारिश हो जाता है तो उसके कारण फसल खराब हो जाता है कभी। तो इस तरह से आर्थिक जोखिम हमें यहाँ पर उठाना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे कारण हैं जो कृषि नहीं करने के लिए विवश कर रहे हैं किसानों को, ठीक है। अब दूसरी बात और क्या हो सकता है, कुछ और भी फैक्टर होंगे, ज़रूरी नहीं है कि हाँ, तो कुछ पुल फैक्टर भी होते हैं ना। पुल, एक तो पुश फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर होता है। पुल क्या? तो देखिए जैसे अर्बन में क्या होता है कि पुल फैक्टर मतलब माइग्रेशन की समस्या है यहाँ पर, ठीक है। अब माइग्रेशन क्यों हो रहा है इस क्षेत्र को छोड़ करके? क्योंकि शहरों में लोग जाना चाहते हैं। इसका जाने का कारण क्या है कि वहाँ पर जो है आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है ना। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पर मिलता है, एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ सर्विस वगैरह सब कुछ अच्छा मिल जाता है, तो इस कारण से जॉब मिल जाता है वहाँ पर। इसलिए हम देखते हैं कि माइग्रेशन बढ़ती जा रही है। तो अब गांव से लोग अगर यहाँ पर जाना शुरू करेंगे तो फिर एग्रीकल्चर क्या हो सकता है हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में। और जो भारत का लक्ष्य है कि सभी को फूड प्रोवाइड करना, एक तो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी पोषण की समस्या है। और पोषण की समस्या का अभी बहुत सारे, अभी पोषण मैंने टॉपिक भी दिया हुआ है तो उसके बारे में हम अलग से डिटेल कर लेंगे यहाँ पे। तो ये आपको समझने वाली बात है यहाँ पर, और ये समझना पड़ेगा। और बहुत बड़ी बात यहाँ पर, सबसे बड़ा कंसर्न क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी कंसर्न की बात ये है कि जो पीढ़ी आज के समय में ये कृषि कर रहा है, अब उनकी एज अगर देखा जाए तो एवरेज एज लगभग 50 के आसपास मिलेगा आपको। और 50 आस के ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना 5 साल और एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उसके बाद तो वो इस क्षेत्र को छोड़ देंगे। और जो आने वाली पीढ़ी जो है उसके पास वो ये करना नहीं चाहती है। तो कृषि क्षेत्र में ये सबसे बड़ी चुनौती उभर के आ रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या उपाय है? तो हमारे पास एक टेक्निक है ना, उसको हम लोग नाम देते हैं CSA। अब ये CSA क्या होता है? तो इस टेक्निक को हम अपना करके कृषि को प्राकृतिक बढ़ावा दे सकते हैं और किसानों के लिए एग्रीकल्चर हम जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत बना सकते हैं, ठीक है। अब सक्षम स्रोत कैसे बनाएंगे? तो CSA को अपना करके। अब CSA क्या है? तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। हमें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। अब क्लाइमेट के एग्रीकल्चर क्यों? तो हम ऐसा सीड बनाएं जो कि खराब ना हो, है ना, वो क्या कर सके, तापमान को झेल सके, अगर पानी भी ज़्यादा आ जाए तो उसको भी झेल सके वो, तो हमें पानी को रेजिस्ट कर सके। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्या हमारे पास कोई और वे फॉरवर्ड का तरीका हो सकता है क्या? ये तो एक तरीका हो गया कि CSA को अपना करके हम कृषि का ये कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो हम कर सकते हैं ना एक चीज़, मतलब कृषि का हम लोग अलग से पढ़ते भी हैं, कृषि का डिजिटलीकरण। अब ये कृषि का डिजिटलीकरण कैसे करेंगे हम लोग? तो देखिए, कृषि का डिजिटलीकरण करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे हमें अब यहाँ पर एक नीति अपनाने की आवश्यकता है कृषि का डिजिटलीकरण करने के लिए। एक होता है जैसे बोलते हैं ना हम लोग, नेशन को फर्स्ट रखना चाहिए। तो उसी तरह से एक कोट आप यूज कर सकते हैं, फार्मर फर्स्ट, है ना। तो फार्मर को हमें फर्स्ट, इस तरह का नीति, फार्मर फर्स्ट की नीति अपना करके हम एग्रीकल्चर स्टार्टअप को बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। एग्रीकल्चर स्टार्टअप को
बढ़ावा दे सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, अब हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, सप्लाई सीड दे सकते हैं उसको, फर्टिलाइजर्स दे सकते हैं, है ना, और पेस्टिसाइड वगैरह हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पर ऐप्स उसको जोड़ सकते हैं, है ना, किसानों को ऐप्स के माध्यम से उसको डिजिटलाइजन कर सकते हैं। फिर ड्रोन वगैरह का यूज करवा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर सब्सिडी दे सकते हैं यहाँ पर, है ना, फ़ोन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरनेट देना पड़ेगा उसको। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम इसको एग्रीकल्चर डिजिटल से जोड़ देते हैं एग्रीकल्चर को, तो वो सब किसानों के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। किसानों के लिए अगर आसान हो जाएगा, कॉस्ट कम पड़ेगा, तो क्योंकि डिजिटलीकरण टेक्निक अच्छा देंगे तो कॉस्ट कम पड़ेगा। अगर कॉस्ट कम पड़ेगा तो फिर अपने आप क्या होगा कि किसानों का आय क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और यूपीएससी ने जो ये निबंध पूछा था कि जीवन निर्वाह का कृषि जो है जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा, अगर डिजिटलीकरण कर देते हैं तो अब वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो सक्षम निर्वाह का स्रोत बन जाएगा किसानों के लिए। ठीक है, तो ये समझिएगा। और यहाँ पर बहुत सारा एआई आप जोड़ सकते हैं, अभी के समय में मशीन लर्निंग वगैरह का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ दो और चीज़ आपको मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पर, आप समझिएगा थोड़ा सा। एक होता है आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग, है ना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, और एक आपका आता है नेचुरल फार्मिंग। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं टिकाऊ खेती। यानी कि टिकाऊ खेती मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट को हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और प्रॉफिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। यही है हमारा क्या, यह सभी मतलब कृषि घटनाओं के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को बढ़ाना। ठीक है, कहाँ कहाँ का पर ये कर सकते हैं, जैसे डेयरी हो गया, मत्स्य हो गया, फसल भूमि में हो गया, इन सब में हम इसको लगा सकते हैं। और आपको पता है कि भारत में ज़्यादातर जो किसान है वो क्या है, सीमांत कृषक है, और इनको लाभ पहुंचाने के लिए हमें कॉस्ट को कम करना ही पड़ेगा। कॉस्ट कम कर सकते हैं तो टेक्नोलॉजी वगैरह अपना करके। ठीक है, और इससे जो सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय को हमें दुगुना करना है, हम वो भी कर सकते हैं। फिर आप देखिए नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, तो नेचुरल फार्मिंग का एम होता है कि टू इम्प्रूव द लीथल ऑफ सोयल, क्रॉप यील्डिंग एंड क्वालिटी, अवॉइडिंग कॉमन यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड वगैरह का बिना यूज किए हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ क्रॉप को ग्रो करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फार्मिंग, यानी कि रसायन मुक्त पारंपरिक खेती, आप इस तरह से बोल सकते हैं। अब इसका लाभ है कि उर्वरक सब्सिडी, सरकार के ऊपर जो उर्वरक का सब्सिडी है वो, उसका जो बोझ है वो कम हो जाएगा। फिर पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा, सॉयल हेल्थ मजबूत हो जाएगा, लागत कम हो जाएगा, है ना। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान में रखना है। आई थिंक मैंने इसको बड़े अच्छे से कवर किया और आप इसको समझे भी होंगे इस टॉपिक को। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बाज़ार का पोषण मूल्य, है ना। तो बाज़ार का पोषण मूल्य ये किस संदर्भ में आपको मैंने कहा था सोचने के लिए, थिंक करने के लिए, तो बाजरा के संदर्भ में। तो कहने का मतलब है कि बाज़ार के संदर्भ में आपको बाजरा, या फिर बोल सकते हैं बाज़ार का पोषण मूल्य या बाजरा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है, ये आई थिंक बाज़ार नहीं होगा, बाजरा ही होगा, बाजरा का पोषण मूल्य ना। मैंने ये टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बाजरा। ठीक है, बाजरा का पोषण मूल्य, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया था, ध्यान में नहीं रहा होगा उस टाइम पे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको पता होगा कि 2023 में आपने करंट अफेयर्स अगर फॉलो किया होगा उस टाइम पे, तो आपको पता होगा कि FAO, अब ये FAO क्या है, तो UN का जो FAO यानी कि UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, UN का ये एक बॉडी है। और इन्होंने ही क्या किया था 2023 में, 2023 का जो ईयर था उसको उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, ये उन्होंने घोषित किया था। 2023 के ईयर को उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। इसीलिए मुझे इसलिए नहीं ये बताना था
आप सोचे रहे होंगे कि ये 2023 का करंट अफेयर्स है तो आप अभी बता रहे हैं, इसको क्यों दिए? नहीं, बाजरा के इम्पोर्टेंस को हम आपको बताना चाह रहे थे। देखिए मैं प्री के लिए एक फैक्ट बता दूं, तो बाजरा जो है ना एक प्रकार का घास है, ठीक है, याद रखिएगा। बाजरा एक प्रकार का क्या है? घास है, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। ये प्री के लिए फैक्ट है, ठीक है, जैसे अफ्रीका, एशिया, इन सारे क्षेत्रों में होता है। तो अगर आप देखें तो भारत ने, मैं करंट को इसमें नहीं इंक्लूड करूँगा, लेकिन बाजरा का अलग अलग प्रकार भी होता है, जैसे पर्ल होता है ना, वोरियार्ड होता है, फिंगर होता है, तो ये सब आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। और भारत में 41% जो है ये मिलेट्स प्रोड्यूस होता है, जिसमें से 41% का अगर देखें तो 60% आपका इसका जो एक पार्ट होता है, अलग अलग प्रकार के जो किस्म होता है उनमें से पियर वाला ये सबसे अधिक मतलब यहाँ पर भारत में उगाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब जो है यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। एक होता है ना फूड का क्या करना चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर में हमें डाइवर्सिटी लानी चाहिए। फसल विविधीकरण आपने पढ़ा होगा, क्रॉप है ना, डाइवर्सिफिकेशन। तो फसल विविधीकरण अगर हमें करना है तो हमें मिलेट्स को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आपने अभी अगर हाल ही में मोदी जी का भाषण सुना होगा पिछले बार, तो वहाँ पर श्री अनाज का बात किया गया था। वो श्री अनाज क्या है? यही तो बाजरा, रागी, यही सब क्या है? श्री अनाज है। तो हमें इनको बढ़ावा देना पड़ेगा। बढ़ावा कैसे? तो इनको उगाने के लिए हमें जागरूकता फैलाना पड़ेगा, इनके उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करना पड़ेगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? तो इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा? आकर्षित करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्यों करना चाहिए? तो आपको पता होगा कि जो भारत है, भारत में पौष्टिक यानी कि पौष्टिक भोजन को क्या है? कमी है ना। पौष्टिक भोजन नहीं मिलने के कारण बच्चे जो है बीमार पड़ते हैं, और बच्चे बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है कि उनका मानसिक विकास अच्छे से हो नहीं पाता। अगर मानसिक विकास नहीं होगा तो आने वाले समय में हम जनसंख्या लाभांश का लाभ नहीं उठा पाएंगे, है ना। क्योंकि देश का जो धरोहर होता है, देश को आगे लेकर के जो ले जाने वाला होता है, वो हमारे देश का युवा पीढ़ी और जो युवा तैयार हो रहा है। तो उस युवा का अगर हमें फाउंडेशन मजबूत करना है, तभी पिलर उसके ऊपर खड़ा हो सकता है। अब फाउंडेशन मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उनको पोषण वाला फूड देना पड़ेगा। और पोषण वाला फूड हम कैसे दे सकते हैं? तो बाजरा, रागी, इनको दे करके हम इसके महत्व को उजागर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आप यहाँ पर समझिए कि ये कौन से एरिया में होता है, तो आप याद रखिएगा, मैं बोल देता हूँ। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब में ये ज़्यादा होता है, ठीक है, ज्वार। फिर उसी तरह से बाजरा जो है सबसे अधिक आपका राजस्थान, यूपी, गुजरात, हरियाणा, इन सब जगह पे होता है ज्वार, बाजरा, इन सबको, ठीक है। इसका महत्व क्या है? तो महत्व यही है कि ये जो है पानी का कम खपत होता है। अगर टेम्परेचर में थोड़ा बड़ा चेंज भी होता है, पानी का कमी होता है, तो ये रजिस्ट कर लेता है और इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। गेहूं की तुलना में कम पानी का खपत होता है, और आपको पता है कि पानी हमारे लिए एक समस्या है। तो अगर हम फसल विविधीकरण करते हैं तो हम जो पानी की समस्या आने वाले समय में है, जो अत्यधिक जल का दोहन हो रहा है, हम उसे भी क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा कि पोषण मूल्य बढ़ेगा, और पोषण मूल्य बढ़ेगा तो मैंने जो बताया, बच्चों के साथ जो बीमारी वगैरह ये सब होता है वो भी होगा, और संसाधन ये, ठीक है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इससे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगा। आप यहाँ पर इसको अलग से जोड़ सकते हैं GHI से। अगर हम पोषण मूल्य में वृद्धि करेंगे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हमारा क्या होगा? रैंक इम्प्रूवमेंट करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर चाहो तो तुलना कर सकते हैं, तुलना करके पढ़ सकते हैं, जैसे राइस और मिलेट्स फूड्स में तुलना कर सकते हैं। अब जैसे देखिए तुलना कैसे? अगर आप राइस खाते हैं तो मधुमेह होने की समस्या है, लेकिन मिलेट्स फूड खाएं तो आपको मधुमेह नहीं होगा। अगर आप राइस खाते हैं तो क्या होगा? मोटापा बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप मिलेट्स फूड खाते हैं तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो ये सब इनका लाभ है मिलेट्स फूड्स और इस दोनों में, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट आया था, उन्होंने भी कहा था कि ऊपरी और पहाड़ी क्षेत्रों में जो सीमांत भूमि है वहाँ पर इसको लगाना चाहिए, और इससे हम पोषण मूल्यों को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और जो अलग अलग प्रकार के सरकार का लक्ष्य है कि सबको पोषण युक्त फूड पहुंचाना है, उस लक्ष्य को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? साध सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और आपने पढ़ा होगा
कि एक ऐसे आया था, मैं एक ऐसे आपको याद दिलाता हूँ कनेक्ट करके, ये ऐसे ऐसे। अब ऐसे 2021 में पूछा था ये, ठीक है। और क्या पूछा था कि पालना झुलाने वाले के हाथ में ही बागडोर होती है। अब सोचिए, पालना झुलाने वाले, तो पालना झुलाने वाले कौन है? सरकार, ठीक है। इनके हाथों में क्या है? बागडोर है। अगर ये अभी ये मिलेट्स पुश को लेकर के ये नहीं बनाएगा, मिलेट्स पुश को लेकर के नीति नहीं बनाएगा, फसल डाइवर्सिफिकेशन पर्पज में विविधीकरण नहीं करेगा, तो क्या होगा? पोषण युक्त फूड नहीं मिलेगा, कमी हो जाएगा, है ना। पानी का समस्या आने वाला होगा, तो आने वाले समय में हमें चुनौतियाँ झेलने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए, अब हमारा एक ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट है क्या? MDT टेक्निक। देखिए, MDT टेक्निक ये जो है आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, साइंस टेक्नोलॉजी से ये जुड़ा हुआ है। MDT टेक्निक का फुल फॉर्म जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट क्या होता है, आप समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, कि ये एक तरह से इन विट्रो है ना, दो तरह का होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है आपको यहाँ पर समझना है थोड़ा सा, कि एग लिया जाता है, ठीक है। एग लिया जाता है DNA का, और ये किसका होता है? तो पेरेंट्स का होता है। और उसके बाद एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो किसका होता है? फीमेल डोनर का होता है। इसके DNA को और इसके DNA को, दोनों को क्या कर दिया जाता है? ये स्वस्थ महिला होना चाहिए, ये जो फीमेल डोनर होती है, इनको क्या कर दिया जाता है? मिक्स करके है ना, यूट्रस में डाल दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इनसे जो आने वाली पीढ़ी या फिर संतति होती है, उसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए ये जो पेरेंट्स है, इनके अंदर कोई बीमारी है, जेनेटिक बीमारी, या फिर ये बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं है, तो फिर इस तरह के टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजीज़ मुक्त मतलब बच्चे को प्राप्त करने के लिए, संतति बढ़ाने के लिए, या फिर एक होता है बच्चा निगुत जो बीमारियां चली आती है उसको ख़त्म करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ईल्ड बेबी इसको बोलते हैं, हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं। और इसमें बीमारी से बचने के लिए बेसिकली इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, आ भी सकता है, हो सकता है बीमारी भी हो सकता है, कि जैसे मस्तिष्क क्षति हो सकता है बच्चों का, कोई अंग विकलांग भी हो सकता है, ये इसका दुष्प्रभाव भी है ना। बीमारी बच्चों में भी आ सकती है, ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन आ सकती है। तो ये है आपका DMT टेक्निक। इसके बारे में एक अच्छा सा और कंटेंट डाल करके आप लोगों को साथ शेयर करूँगा। चलिए, जय हिंद। ये उम्मीद है कि ये लेक्चर जो मैंने शुरुआत करी है आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा, रोचक लगेगा, और आपके नॉलेज को बूस्ट करने में, सोचने की क्षमता, ये सारी चीज़ों को बढ़ाने में ये बहुत ही बड़ा योगदान देने वाला है। आप इस वीडियोस को और इस तरह के सेशन को अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।